हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक में स्वागत है आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश सिंह टेस्ट के एनालिसिस लेकर आया हूं और ये दूसरा टेस्ट का एनालिसिस है। पहले पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, तो हम लोग का भी ये बना कि भाई इसको आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को अच्छे से करते हैं। लगभग अभी ये मंडे को एंड हुआ था टेस्ट और तकरीबन 30,000 से 40,000 के बीच बच्चों ने अटेम्प्ट लिया था और काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है ये। तो उसी जो 25 क्वेश्चन जीके के थे, जीके और जीएस के, उन चीज़ों को हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, क्या एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए और क्या चीजें हम लोग उस समय पे माइंडसेट हमारा होना चाहिए। तो ज्यादा बड़ी ना क्लास को करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सोनी इंडिया। सोनी इंडिया के नए सीईओ कौन बने? सोनी इंडिया के नए सीईओ बने हैं गौरव बनर्जी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। दूसरी चीज, सोनी कहां सी कंपनी है? तो जापान की कंपनी है, जापान की। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोनल मानसिंह एसोसिएटेड विथ विच डांस। सोनल मानसिंह किस डांस से बिलोंग करती हैं? तो बेसिकली सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी डांस से बिलोंग करती हैं। किससे? भरतनाट्यम और ओडिसी डांस से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। और ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये दो तो मेजर हो गए। उसके बाद ये पहली महिला थी जो कि यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में 1992 में इनको अवार्ड मिला था। कौन सा? इनको मिला था पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण। पद्म भूषण। ठीक, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद इनको 2003 में क्या मिला? पद्म विभूषण। 2003 में इनको क्या मिला? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। ठीक दोस्तों, तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। और चीजें देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी क्लास देखने से पहले एक पेन पेपर लेके बैठिए और लिखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जितना लिखेंगे आप चीजें उतनी मेमोराइज रहेंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कोर्स फीचर द करेक्ट फॉर द हिमालयन रिवर्स। जो हिमालयन से रिवर आती हैं, देखिए बहुत सारी होती है, पेनिसुलर रिवर होती हैं जो कि वो एक छोटी पहाड़िया से निकलती हैं, जो कि इंडिया में नीचे साइड होती हैं, इस साइड होती हैं। लेकिन जो ऊपर वाले बेल्ट से आती हैं उसे हिमालयन रिवर कहते हैं। जैसे कि गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्रा हुआ, सतलज हुई, ये सब जो रिवर है, यमुना हुई, इनको हिमालयन रिवर बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अपर कोर्स मेंडर। दो स्टेटमेंट दे दिया है कि अपर कोर्स, क्या अपर कोर्स जो होता है वो मेंडरिंग करता है? अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं इसमें। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 3 पार्ट में रिवर्स को बांटा जाता है। पहला होता है यंग एज, यंग एज। दूसरा होता है उनका मिडिल एज। ठीक है, और लास्ट होता है ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज। अब मैं पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको समझाने में। बस एक मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि 3 एज में डिवाइड किया जाता है। तो जो लास्ट वाला एज होता है, ओल्ड एज, वो बेसिकली लोअर कोर्स होता है, जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है रिवर। फॉर एग्जांपल कि गंगा नदी अगर देखा जाए तो बिहार को जब क्रॉस करती है या बिहार में जब रहती है तो लगभग वो अपने लोअर कोर्स पे रहती है, और उत्तराखंड में जब वो होती है तो वो अपने पीक पे होती है, यंग एज में होती है। ठीक है, तो जब लोअर कोर्स पे जाती है तो उसके पानी के बहाव अलग अलग हो जाते हैं और वो मेंडरिंग टाइप की करने लगती है। तो जो मेंडरिंग होता है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे मेंडरिंग करने लगती है। ये कब होता है? ये लोअर कोर्स में होता है, जब नीचे रिवर पहुंच जाती है, जब अपने धारक नीचे, क्योंकि ऊपर जब होती है ना तो प्रेशर पानी का बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज होता है। जब तेज होगा तो ऐसी जरूरत होगी नहीं, वो तो किसी चीज को काटते हुए बढ़ जाती है। ठीक, अब इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये बोला है अपर कोर्स। अपर कोर्स मतलब इस एज में, इस एज में तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं लोअर कोर्स में क्या ऑक्सबो लेक बनता है? ऑब्वियस है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक होता है जब जैसे ऐसे ऐसे पानी जब बहाव होता है, बीच में फिर क्या होता है ना, ये वाली धाराएं टूट जाती हैं। जब ये वाली धाराएं टूट जाती हैं तो ये छोटा सा ऑक्सबो लेक बन जाता है और इसी को बोला जाता है ऑक्सबो लेक, और फिर पानी का बहाव इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आंसर क्या होगा इसका? ओनली 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? अब देखिए 4 आर्टिकल दे दिए हैं और चारों के अपने अपने महत्व है। अब देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। किसके बारे में? विलेज पंचायत के बारे में। ठीक है, विलेज पंचायत के बारे में। कौन सा? आर्टिकल 40। और ये गांधीयन फिलॉसफी पे है। किसके फिलॉसफी पे है? गांधीयन फिलॉसफी पे। ठीक, और दूसरी चीज किसमें है? डीपीएसपी में है।
डीपीएसपी कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। ठीक, याद रहेगा दोस्तों। आई होप ये चीजें आपको, देखिए यही है, छोटी छोटी जब चीजें आप लिखते हुए चलेंगे तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी बताने में मजा आएगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 53। 53 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर से डील करते हैं उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करता है, और बेसिकली ये प्रेसिडेंट वाले पार्ट में आता भी है। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब आर्टिकल 43 देख लेते हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है कि सबको फेयर वेज मिलना चाहिए। फेयर वेज मतलब कि एक डिसेंट अमाउंट खाने का जो होता है, मतलब पैसे का जो होता है वो मिलना चाहिए सबको। फेयर वेजेस की बात करता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 54। अब देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब मैं बताऊं, हर स्टेट में अलग अलग वैल्यू होती है एमएलए की, वोट की, जब आप देते हैं किसमें? प्रेसिडेंट में। और होता क्या है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो प्रेफरेंशिएबल होता है। अगर वहां पे 4 कैंडिडेट उठे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक वोट देके, जैसे आपके यहाँ एमएलए होता है 100 उठे रहते हैं तो आप क्या करते हैं? एक एमएलए को वोट देते हैं, चले आते हैं। बट ऐसा प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता है। यहां पे क्या होता है? आपको एक एक वोट देना पड़ता है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। अगर 5 लोग हैं तो आपको पहला नंबर किसी को देना होगा, दूसरा किसी को देना होगा, तीसरा किसी को देना होगा, चौथा किसी को देना होगा, पांचवा किसी को देना होगा। इस तरह से प्रेफरेंस चलता है। ठीक है, और प्रेफरेंशियल लेवल पे वोटिंग होती है और उस हिसाब से काउंटिंग होती है। अगर पहला सेम हो गया तो दूसरी काउंटिंग होती है, दूसरा नंबर किसको सबसे ज्यादा मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, concurrent list of the 7th schedule does not have provision related to। concurrent list में कौन सा इसमें से प्रोविजन नहीं है? तो देखिए मैं बात कर लेता हूं कि इंडस्ट्री एंड लेबर डिस्प्यूट, ठीक है, फॉरेस्ट मतलब वन, जंगल की बात कर रहा है, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, भूमि और भवनों का कर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग, ये चीजें हैं। ठीक, अब ये चार चीजें। अब ये जो टैक्सेस है ना, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट लिस्ट का किसका है? स्टेट लिस्ट का। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो तीनों हैं ये कंकरेंट लिस्ट के हैं, प्लस अगर मैं बात करूं 3 लिस्ट में डिवाइड है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। किसमें? कंकरेंट। ठीक, अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये तीनों किसमें मेंशन है? तो ये शेड्यूल 7 में। किसमें? शेड्यूल 7 में। तीनों किसमें है? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में, याद रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ नंबर्स हैं। नंबर्स क्या है? नंबर्स का खेल है कि क्या कितने कितने नंबर है। 97 है जो आइटम्स है टोटल, वो यूनियन लिस्ट में है, स्टेट में 66 है और 47 कंकरेंट में है। ठीक, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which article of the Constitution of India vested the power of form of new state in the Parliament? नए स्टेट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। देखिए जब भी नए स्टेट का फॉर्मेशन हो या जब भी नाम चेंज हो, बाउंड्री अल्टर हो, ये सब आता है आर्टिकल 3 में। किसमें आता है? आर्टिकल 3 में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं 2 की, आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 कहता है कि नया, जैसे कल के दिन, मतलब अब मैं बात कर लेता हूं सिक्किम की, 74-75 के अराउंड की बात है, सिक्किम को अपने में लिया गया इंडिया में। तो सिक्किम को किस आर्टिकल के तहत लिया गया? क्योंकि सिक्किम तो पहले पार्ट नहीं था भारत का, तो सिक्किम को लिया गया आर्टिकल 2 के तहत, भारत में अंदर उसको ले लिया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत, याद रखिएगा। तो नए अगर स्टेट का एडमिशन लेना है तो वो आर्टिकल 2 में आता है। बट अगर किसी का नया नाम चेंज करना है, नया स्टेट फॉर्म करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2014 में तेलंगाना स्टेट बना, तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल यूज किया? हम लोगों ने यूज किया आर्टिकल 3। कल के दिन किसी का नाम चेंज करना होगा, जैसे उड़ीसा का नाम कुछ और था पहले, या बॉम्बे का, महाराष्ट्र का नाम मान लो फॉर एग्जांपल कुछ और है, गुजरात का कुछ और है, यूपी का कल के दिन नाम चेंज करना हुआ, तो ये किस आर्टिकल से होगा? तो ये आर्टिकल 3 यूज करेंगे। ठीक, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है कि नाम क्या है भारत का, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, और टेरिटरीज की बात करता है। और आर्टिकल 4 क्या करता है? वो 2 और 3 को इंपावर करता है बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट में चले। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू फंड द अनफंडेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा है इसमें बेसिकली। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें अगर थोड़ा सा जाएंगे तो सब लगभग सेम है, लेकिन अगर आपको एक भी पता होगा ना तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। मैं बता देता हूं कि एम का जो फुल फॉर्म है माइक्रो से रिलेटेड है, तो आप पहला और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब देखिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये कह रहा है क्या होगा? किसका?
मुद्रा का फुल फॉर्म। ठीक, अब ये चीजें तो हो गई, अब कुछ चीजें इसमें से जान लेते हैं। पहली चीज कि इस स्कीम को लॉन्च किसने किया, तो मोदी जी ने किया। अभी तो भाई सारी चीजें मोदी जी ही कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। कब लॉन्च किया अगर देखा जाए तो 2015 में। कब किया, 2015 में, ठीक है, 8 अप्रैल के अराउंड था, ठीक है, 8 अप्रैल को। अब इसमें 3 सेक्शन में बांटा गया। किसमें, 3 सेक्शन में, शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा गया। अब किसको किस हिसाब से देना है ये चीज डिसाइड करेंगे। शिशु में क्या किया गया, 50,000 तक की लिमिट रखी गई। तरुण किशोर में 5 लाख की लिमिट रखी गई और तरुण में 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इन 3 में किसमें कौन कौन से सेक्शन गए। ठीक, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया एज पर द सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। देखिए 2 चीजों में बटी हुई है, अर्बन रूरल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। अब इनमें पॉपुलेशन की बात की जाती है 2011 के हिसाब से। तो देखिए टोटल जनगणना उस समय पे मान लीजिए कितनी थी, 121 करोड़, 83.3 करोड़ ये थी रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण। और अगर बात करें 37.7 करोड़ किसकी पॉपुलेशन थी, ये थी अर्बन पॉपुलेशन। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में 68.84 थी किसकी, रूरल की, और 31.16 किसकी थी, अर्बन की। ठीक, अर्बन पॉपुलेशन थी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम लोग तुलना करें 2001 से लेकर के 2011 तक दोस्तों, देखिए यही चीजें हैं, यही चीजें आप लिखते जाएंगे और आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो पहले कितनी थी 2001 में, 27.8% अर्बन पॉपुलेशन थी। अब ये बढ़ के कितनी हो गई है, 31.16%। तो लगभग 4% की वृद्धि हुई है शहरी क्षेत्र में। ये 2001 से 2011 का था, लेकिन अगर 2021 का आता है तो आई होप कि ये संख्या 40+ तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर तो यहाँ पे 83 आपको मिल ही गया होगा, 83.3 करोड़। तो आंसर क्या हो गया, 83.3 करोड़। ठीक, आई होप मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, वो किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसका साथ एक चीज और देता है, ईपीएफओ। ईपीएफओ भी एक गवर्नमेंट की संस्था है, वो भी लेबर के डिपार्टमेंट में आती है, वो भी इसका साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोल जत्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड बाय द शंकर देवा। अब मैंने बहुत पहले ही बताया था कि डोल जत्रा शंकर देव द्वारा शुरू किया गया त्योहार है। अब शंकर देव जी का रिलेशन किससे था, सैत्रिया डांस से था। सैत्रिया डांस कहां का था, आसाम का। अब ये आंसर इसका ढूंढना होगा आपको, आंसर मिल गया, आसाम। ठीक, तो डोल जत्रा फेस्टिवल कहां का हुआ, आसाम का हुआ। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में तो यहां पे वन ऑफ द फेमस गणेश उत्सव है, गणेश उत्सव है। ठीक, गणेश उत्सव है पहली चीज। दूसरी चीज कि ये गणेश उत्सव स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट कराने में बहुत बड़ा योगदान है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने इसको इसलिए प्रचारित किया इसको, और गणेश पूजा को, और हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा भी होते हैं उनको भी इसलिए किया गया कि ये बेसिकली थोड़ा सा गैदरिंग बढ़े, भीड़ बढ़े, और यूनिटी जब आएगी तब जाके आजादी से लड़ने में हम लोग को साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो ये महाराष्ट्र में इसलिए आया। ठीक, आई होप ये चीजें आपको मजा आ रहा होगा करने में। अगर हम लोग बात करें केरला की तो यहाँ पे है ओनम और विशु, ये दोनों यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी में देखें तो गंगा दशहरा भी बहुत ज्यादा फेमस है उत्तराखंड में। ठीक है, देखा जाए तो गंगा दशहरा यहाँ का वन ऑफ द फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ इन द साउथ इंडिया। भरतनाट्यम अभी मैंने शुरुआत में ही क्लास में बता दिया था, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो आई होप कि जो 8 नाट्य अकादमी से हमारे क्लासिकल डांस हैं उनके आपको स्टेट तो एटलीस्ट पता होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ। केरला में मोहिनीअट्टम है,
मोहिनीअट्टम है। प्लस दूसरा चीज मैंने ये भी आपको बताया था कि मोहिनीअट्टम का क्या हुआ है कि ये इनकारनेशन हुआ था किसका, विष्णु जी का अवतार हुआ था मोहिनी के द्वारा, मोहिनी के नाम पे। और जिन्होंने अमृत और विष वाला जो कहानी मैंने सुनाई भी है, पिछले वीडियो में भी सुनाई थी, उसके पहले भी मैंने सुनाई थी, तो वो रिलेशन यहाँ पे है। तो ये चीजें शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक कहानी बता ही देता हूँ कि हुआ क्या था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे विष मिला था और अमृत भी मिला था। तो विष तो शिव जी ने ले लिया था, लेकिन अमृत की जब बात आई तो ये हुआ अगर असुर पी लिए तो अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, और मृत्यु नहीं होगी तो आतंक फैलेगा। तो उसलिए मोहिनी जी ने अवतार लिया था, विष्णु जी ने अवतार लिया था मोहिनी का, और उनको क्या किया, उनको मदिरा पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। ठीक, तो यही कहानी थी, बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक, कुचिपुड़ी। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम आर द वैलीज सिचुएटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक नोन एज, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटियों को निम्न से क्या कहा जाता है। तो जैसे देखिए, दो हिमालय का रेंज है मान लीजिए एग्जांपल, उसके जो बीच की प्लेस होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दून। इसीलिए आप सुने होंगे देहरादून, देहरादून। ठीक, आपने सुना होगा पतली दून, पतली दून। ये कहां पे आपको मिलेंगे दून्स, ये दून मिलेंगे आपको उत्तराखंड में। ठीक, तो यहां पे आपको हो जाएगा दून आंसर। बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको डीप में सोचना पड़ेगा, और ये सोचने की ताकत बनेगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इज सेलिब्रेटेड इट्स कौन सा डे, राइजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2024। 2024 को मतलब स्थापना दिवस कोस्ट गार्ड ने मनाया, कौन सा वाला? तो देखिए ये 48th वाला मनाया, और 1978 में कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी चीज कि इसमें मैं आपको ये चीजें बता देता हूं कि 1971 का जब वॉर हुआ ना, 1971 का जब वॉर हुआ जिसमें कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, उसी समय हमें जरूरत समझ में आई थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड होना चाहिए। उसी के बाद ये फॉर्मेशन की चर्चा चली और इसको हम लोग फॉर्मेट किए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द थीम हैज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एम्फेसाइज्ड एज द फोकस ड्यूरिंग द रशियन 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप। अब देखिए कह रहा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 के ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ चीजें जानना इसमें से जरूरी है। तो उन्होंने जोर दिया था वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने पे, एडवांसिंग ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ऑप्शन तो 2 हो गया। अब कुछ बातें ब्रिक्स पे जान लेते हैं। तो ब्रिक्स में जो पहले कंट्री थी ना, वो थी ये ब्रिक, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में यहां पे एस जुड़ता है और ये कौन सा ऐड हो जाता है, साउथ अफ्रीका। अभी बहुत सारी कंट्रियों को दिया गया है, जिसमें कि कुछ मेजर कंट्रियों की बात करें तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई है। ये लगभग 1 जनवरी 2024 से इनको एंट्री दी गई, जो मैंने अभी कंट्रियों के नाम लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन। कौन सा इसमें से ओजोन की मापने की सबसे आम इकाई है, कौन सी है? तो है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, और ओजोन की बात करें तो ये 3 जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं उनसे बना होता है। ये कौन से में पाया जाता है? तो ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, इसी स्फेयर में, और ग्रीन हाउस जो गैस वाला इंपैक्ट है वो भी यहीं पे है। दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ जो जहाज उड़ती है ना, जो हमारे यहाँ एरोप्लेन उड़ती हैं, वो भी इसी स्फेयर में उड़ती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्टली बन जाता है कि जो हमारे यहाँ जहाज उड़ती हैं वो किस एटमॉस्फेरिक, किस रेंज में उड़ती हैं और उसका नाम क्या है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द लॉन्गेस्ट वेव टू शॉर्टेस्ट। बड़े से छोटे पे आना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं एक इमेज दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, गामा सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड आता है, फिर अल्ट्रावायलेट आता है, फिर एक्सरे। अगर हम लोग ऐसे बताएं तो ये हो जाएगा, क्या है? बड़े से छोटा अगर आना है तो। अगर हम लोग ऑप्शन में जाते हैं
तो देखिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, ठीक है। विजिबल इन्हीं के बीच में आता है, यहाँ पे इंफ्रारेड का और इसके बीच में आता है विजिबल। तो यहां से अगर हम लोग आएंगे तो कौन सा हो सकता है, आप देखिए अगर हम लोग विजिबल से इंफ्रारेड जा रहे हैं तो क्या पॉसिबल है, क्या विजिबल से इंफ्रारेड पॉसिबल है, विजिबल से इंफ्रारेड, ये हम लोग बड़े की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ आना है हम लोग को, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट आना है, तो बड़े साइड तो जाएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अल्ट्रावायलेट से एक्सरे, चलिए आ जाते हैं देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट से एक्सरे पॉसिबल है। फिर क्या गामा पॉसिबल है, रेडियो वेव पॉसिबल है, नहीं रेडियो वेव नहीं पॉसिबल है, ठीक है, रेडियो वेव नहीं पॉसिबल है। अब देखिए गामा रेज, अगर हम लोग देखें यहाँ पे गामा रेज वहां पे है, तो उससे तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, 2, रेडियो से जाएगा माइक्रोवेव, माइक्रो से इंफ्रारेड, फिर विजिबल पे, ठीक, याद रहेगा। मैंने ये इमेज इसीलिए रखी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज को समझ जाइए, ठीक। शॉर्ट से लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, और इसी के अपोजिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जहां पे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो अगर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आ जाए तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, arteries have thinner wall compared to veins, pulmonary vein arise oxygen rich in blood from lungs to heart। देखिए ये थिनर नहीं, ये थिक होता है, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट होगा और 1, 2 सही होगा, तो हमसे क्या होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक, क्योंकि यहां पे ये जो थिनर दिया है ना, थिन की जगह पे थिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, चीजों को बताने में, तो बस यही एक प्रोत्साहन है जो आप लोग देते हैं, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिल इन द ब्लैंक्स है, अ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इम्पोज्ड ऑन अवध बाय द ब्रिटिश। किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया। बेसिकली सब्सिडरी अलायंस क्या है, सब्सिडरी अलायंस ऐसी चीज है जिसमें कि वो आपको एक्वायर तो कर लेंगे बट वो एक्वायर भी नहीं करेंगे, ऐसे ही समझ लीजिए। होता क्या है इस केस में कि वो अपनी पुलिसिंग ये सब चीजें समझ लो कि पूरी वो कवर करके आपको तो रखते हैं, बट ऑफिशियली कहीं ये नहीं दिखाते हैं कि मैंने आपको ले लिया है। पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते हैं, अगर कुछ भी आप उनके खिलाफ जाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे, तो वो भी चीजें उनके हाथ में होंगी। तो इसको लाया कौन, तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लाया, ठीक। और 1801 में सबसे पहले ये किस पे इंप्लीमेंट हुआ, अवध पे, 1801 में। तो ये आंसर इसका क्या होगा, 1801 अवध में इन्होंने लाया। कौन लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्वेश्चन बन जाता है कि सब्सिडरी अलायंस कौन लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई होप मजा तो आ रहा है, अगर मजा आ रहा है दोस्तों ना तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो यही आप कर दीजिए, ठीक। चलिए आते हैं, Which among the following is not a component of lion capital at सारनाथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ भारत के किस सिंह स्तंभ के लायन कैपिटल का घटक नहीं है। तो देखिए मैं इमेज भी लगाया हूं, ये क्या है, चक्र की बात कर रहा है, ठीक है, धर्म चक्र इसी को बोलते हैं। ये क्या है, लोटस का शेप है, ये 4 लायन थे चारों साइड, मैंने इमेज आपको दिया। तो अगर देखा जाए तो 4 लायन है, धर्म चक्र है, लोटस है, क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही आंसर होगा, ये तीनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखिए सारनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन का जो पहला उपदेश बुद्ध भगवान ने दिया था वो यहीं पे दिया था, सारनाथ में। दूसरी चीज, यहीं पे धार्मिक स्तूप है, धार्मिक स्तूप जो कि बहुत फेमस है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, धार्मिक स्तूप कहाँ है, स्तूप कहाँ है, ठीक है, तो कहाँ है, सारनाथ में। मजा आ रहा है तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नोबेल पीस प्राइज 2023 विनर ऑफ नरगिस मोहम्मदी बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली वो बिलोंग करती हैं ईरान से। हुआ क्या था कि इनको रोका गया था, किससे, हिजाब पहनने से। इन्होंने बोला, मतलब हिजाब पहनने से इनको पहनने के लिए मतलब फोर्स किया गया था काइंड ऑफ, तो इन्होंने मना किया था। उस चीज पे इनको बुक कर लिया गया था, मतलब इनको जेल में डाल दिया गया था। जब इनको बुक किया गया था तो उसी का इन्होंने अपोज किया था और उस चीज पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था। बाद में इनका बहुत ही नाम हुआ और इनको इसीलिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो कहां से थी वो, ईरान से थी, याद रखिएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डूरंट कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंट कप है फुटबॉल से संबंधित।
और भी बहुत सारे कप हैं, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। तो आई होप ये चीजें आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, डूरांड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम कर होता है जो दिया जाता है, वो कितने कब दिया जाता है पूछ रहा है। 2 ऑप्शन 2 स्टेटमेंट दे दिया। एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन, क्या शुरुआत में जब हम लोग बीज बोते हैं तब? हाँ सही बात है ये। एट द एंड ऑफ सोइंग नहीं, अब हार्वेस्टिंग के बाद थोड़ी डिसाइड होगा। स्टार्ट में ही एक मिनिमम प्राइस दे दिया जाता है कि भाई इतना हम आपको देंगे, अगर आपकी फसल में कुछ समस्या आ गई या कुछ भी हो गया, थोड़ा सा उतना उत्पादित नहीं हुआ, तो एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं। वो कब फिक्स करते हैं? जब शुरुआत होती है बीज बोने की, तो ओनली 1 होगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई कालिदास? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, मेघदूतम। तो मेघदूतम कालिदास का है, ठीक है, कालिदास का है, और बड़ी अच्छी कहानी है। कभी जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो इस पे भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। कुमार संभवम, ठीक है, उत्तरा रामचरित्रम। तो ये उत्तरा जो रामचरित्रम है ये इनकी नहीं है। कुमार संभवम भी किसकी है? कालिदास की है। अगर हम लोग बात करें ऋतु संहारम, ये भी किसकी है? कालिदास की। तो उत्तरम चरित्रम किसका है? ये है भावभूति की। किसका है? भावभूति। ठीक है, भावभूति याद रहेगा, याद रख। यही सब चीजें देखिए छोटी छोटी लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे 3 तो पता चल गया कालिदास का, यहां से ये 3 याद करने के बाद आपका ये भी जिम्मेदारी बनता है कि इसको किसने लिखा, क्योंकि क्या पता अगले शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए आपके शिफ्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करेंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धारा के हिंद महासागर में से संबंधित है? कौन सी करंट? तो देखिए अगुलास करंट जो है ना, ये वार्म करंट है। पहली चीज तो मैं बता दूं, वार्म करंट है। 2 टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड। ठीक है, तो याद रखें, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि कौन सी करंट है। तो ये कौन सी है? वार्म करंट है। दूसरी चीज, ये लगभग 27 डिग्री साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ में ये करंट उत्पन्न होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अफ्रीका वाले पार्ट में होती है, अफ्रीका वाला जो साइड है उधर उस साइड होती है। ठीक है, और ये कहां पे होती है? इंडियन ओशियन में होती है, इंडियन ओशियन में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगुलास करंट। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैंने कोशिश किया कि आपको मैक्सिमम चीजें दे दी जाए। बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता मैंने नहीं सोची, क्योंकि अगर मैं डीप में जाऊंगा तो आप भी बोर होते हो। मेरा था कि क्वेश्चन को कैसे करें, पिक कैसे करें, ध्यान कैसे दें और एलिमिनेशन कैसे करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।